चलिए प्रारंभ करते हैं आज। और टाइटल आप देख रहे हैं बिहार एक परिचय। बिहार एक परिचय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इम्तियाज अहमद का पुस्तक यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बिहार की एक परिचय हम देखने वाले हैं कि जिस बिहार के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस बिहार से संबंधित क्या क्या जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। और ये जानकारियां जो हैं सोर्स कहाँ से है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से करवा रहा हूँ, है ना। कई सारी सोर्सेज इतनी इजी है जहां पे आप लोग जाते ही नहीं हैं, उस पर क्लिक ही नहीं करते। मैं आज क्लिक करवाऊंगा कि कहां से ये सारी सोर्सेज उठाया पड़ा हूं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार एक परिचय। बिहार की अगर बात करें, बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि अगर मैं बिहार का बखान करूं गौरवशाली इतिहास का तो लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तब भी बिहार के गौरवशाली इतिहास का बखान नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को पता होगा, प्राचीन काल से संबंधित अगर हम देखें, है ना, तो महर्षि वाल्मीकि से हम प्रारंभ करते हैं। रामायण के समय काल से महर्षि वाल्मीकि जैसे, है ना, इनके द्वारा क्या किया गया, रामायण जैसी महाग्रंथ रची गई। इसके साथ साथ देखें तो यहां पर राजा जनक, जिनकी पुत्री कौन थी, सीता जी थी, जिनका विवाह श्री राम से होता है, उनकी भी जन्मस्थली देखें तो हम बिहार ही मानते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा यहां पर जरासंध का नाम सुना होगा, महर्षि स्वामी, है ना। यहां पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर हम देखें तो यहां पर महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का नाम आपने सुना होगा, है ना, जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के जनक हैं। इन सभी की जन्मस्थली हमारी कौन है, बिहार है। क्लियर है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित आपने प्राचीन काल में पढ़ा होगा कि जब ब्राह्मणवादी धर्म जो यहां पर प्रारंभ होती है वैदिक काल में, धीरे धीरे इसमें इतनी सारी कुरीतियां उत्पन्न हो जाती है, परिणामतः बहुत सारे यहां पर संप्रदाय उत्पन्न होते हैं। उन्हीं में से एक था हमारा बौद्ध धर्म, है ना। और महावीर स्वामी थे जो जैन धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से संबंधित 24वें तीर्थंकर, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहां पर आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व, जो हम गणित से देखें तो गणित में जो पाई का मान है, जिसका मान आप पढ़ते हैं 1.14, है ना, तो पाई का मान आर्यभट्ट के द्वारा बहुत पहले ही यहां पर दिया जा चुका है। साथ ही साथ जो ग्रह लगती है ना, ग्रहण लगता है, ग्रहण से संबंधित क्या यहां पर धारणाएं थी कि राहु और केतु के द्वारा क्या कर लिया जाता है, सूर्य और चंद्रमा को खा लिया जाता है, निगल लिया जाता है, इसलिए ग्रहण लगता है। सबसे पहले आर्यभट्ट महोदय थे जिन्होंने इस पर से पर्दा हटाया और उन्होंने बोला कि ग्रह कैसे लगता है ना। उसके बाद पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी का घूर्णन गति, इसके बारे में भी सबसे पहले बताने वाला आर्यभट्ट, वो व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति यहां पर क्या जन्म लिए। उसके बाद लोगों का कहना क्या था कि सूर्य जो है ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाती है। पहले व्यक्ति आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि सूर्य अपने स्थान पर है, बल्कि यहां पर हम देखें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ऐसी ऐसी अवधारणा देने वाले बहुत प्राचीन प्रकार के जो वैज्ञानिक रहे, भौगोलिक विद रहे, है ना, उन सभी का जन्म स्थली हम देखें तो बिहार के रूप में हम यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ देखें तो वात्स्यायन का नाम आपने सुना होगा, है ना, चाणक्य के नाम सुना होगा, जो जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। और अर्थशास्त्र की बात करें तो शासन प्रशासन कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको अर्थशास्त्र से मिल जाती है। उसके बाद यहां पर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण राजा यहां पर देखें तो हमारे अशोक, ठीक है ना, अशोक का भी जन्म स्थली बिहार ही रहा है। और अशोक के समय काल में आपने देखा होगा कि भारत का संरचना कितना वृहद देखने को मिलता है। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक का क्षेत्र जो था वो पूरे भारत के अंतर्गत आया करता था। उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जन्मस्थली भारत रहा है, जैसे कि बिहार रहा है। बिहार में देखें तो वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनके साथ साथ हम देखें तो जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बैकुंठ शुक्ला, उसके बाद और नाम देखें तो यदुनंदन वर्मा है ना। उसके बाद हम राम वृक्ष वेनुपुरी की बात कर सकते हैं। तो ऐसे विशेष प्रकार के स्वतंत्रता सेनानी बिहार में जन्मे हुए, इन सभी के बारे में हम चर्चा कहां करेंगे, तो जो हमारी कक्षाएं होगी कहां, इसी में होगा। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कट रही है, एक बार सभी लोग बताएं।
ऐसे बीच में कमेंट आता है तो थोड़ा सा लय टूट जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे बिहार की, है ना, बिहार एक परिचय के रूप में, और इसके ऐतिहासिक गौरव गाथाओं की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कहाँ से, महर्षि वाल्मीकि जिनके द्वारा रामायण जैसी महाग्रंथ रच दी गई, राजा जनक जिनकी पुत्री कौन थी, सीता माता थी, जिनका विवाह राम जी के साथ होता है, उनकी जन्मस्थली। साथ ही साथ हमने बात की महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे, गौतम बुद्ध जिनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया गया, उनकी जन्मस्थली हमारी बिहार है। साथ ही साथ चाणक्य जैसे महान व्यक्तित्व जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। इसके अलावा देखें तो अशोक, महान सम्राटों में जिसका नाम लिया जाता है अशोक के द्वारा उनके समय काल में देखें तो भारत का अपने वृहद स्वरूप देखा होगा। इसके साथ साथ हम देखें तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे, उन सभी का जन्मस्थली भी हमारा बिहार देखने को मिलता है, जिसमें हमने वीर कुंवर सिंह की बात की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की, अनुग्रह नारायण सिंह, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, यदुनंदन वर्मा, उसके बाद देखिए राम वृक्ष बेनपुरी। तो विशिष्ट प्रकार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पर जन्म लिए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं बिहार एक परिचय। बिहार की ये संरचना आपको दिख रही है। अगर हम देखें बिहार की तो ये संरचना आपको आयताकार दिखाई दे रही है। ये बिहार कहाँ है, अपने गोले पर कहाँ है, एक बार हम इसकी चर्चा करते हैं। गोले से प्रारंभ करते हैं, सौर मंडल से नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आकाश गंगा से आइए, ब्रह्मांड से आइए, है ना, तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वहाँ तक हमें नहीं जाना। हम बात करते हैं अपने गोले पर। यह है अपना गोला जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, अर्थ के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी पर देखें तो ये हमारी भारत की अवस्थिति है ना, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर अवस्थित है। एक बार पृथ्वी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें, है ना, पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी पर देखें तो दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं देखने को मिलती हैं। पहली रेखा जिसे हम अक्षांश कहते हैं और दूसरी रेखा जिसे हम देशांतर कहते हैं। तो ये है हमारा अक्षांश, है ना, ये क्या है, हमारा अक्षांश है। और देशांतर की बात करें तो दो ध्रुव है हमारा, ऊपर क्या हो गया हमारा, नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। तो अवस्थिति समझने के लिए ये हमें रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो पहली रेखा हम यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यहां पर ये जो हमारा गोला है, इस गोले में देखें तो हमारा प्यारा भारत कहां अवस्थित है, तो यहां पर देख लीजिएगा कैसे हम समझें। तो अक्षांश है, ये जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। इसका ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहां से हम अगर अवस्थिति की बात करें, भारत की अवस्थिति की, तो भारत की अवस्थिति जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखें तो देशांतरीय विस्तार जो है इसमें भी हमारा क्या है, एक यहां पर 0 डिग्री है जो आपको ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम जो रखा गया है वहां से होकर गुजरता है, और वहां से इस साइड वाले यानी कि दाहिने हाथ वाले को हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और उससे लेफ्ट में जाएंगे तो हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। इस हिसाब से देखें तो भारत की अवस्थिति कहां है, पूर्वी देशांतर में है, भारत की अवस्थिति पूर्वी देशांतर में। तो पहले भारत की अवस्थिति समझ लीजिए, बिहार की अवस्थिति ऐसे ही आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अपने गोला को हम देखें तो अपने गोला में भारत की अवस्थिति कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है, और विस्तार देखें देशांतरीय विस्तार तो पूर्वी क्षेत्र में है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसको हमने जूम आउट करके यहां ला दिया। अब जूम करने के बाद यहां पर बहुत सारे राज्य आपको दिखाई देंगे। कितने राज्य है, पहले 29 हुआ करती थी, उसके बाद जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बनाकर 2 क्षेत्र बना दिए गए, अर्थात अब इसमें 28 राज्य है, और इन 28 राज्यों में से हमारा एक यहां पर अपना बिहार है ना।
तो हम बात कर रहे हैं यहां पर बिहार की। तो पृथ्वी पर अवस्थिति हमने ये देखा कि भारत की अवस्थिति है, कैसे अवस्थिति क्या है, तो 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कहां, उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो यहां पर डिग्री होता है ना, इसमें बहुत सारी डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट पर जाएंगे तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी विस्तार देखने को मिलता है। और उत्तरी में जाएं, एकदम उत्तरी विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी विस्तार देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि भारत की अवस्थिति कहां है तो आप हमेशा कैसे बोलेंगे, अगर हम यहां पर अक्षांशीय विस्तार देखें भारत की तो आप कहेंगे कि भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत के विस्तार को आप ऐसे बताएंगे। ऐसे ही विस्तार आपको बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना, बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कैसे होगा। तो भारत को हमने जूम किया और 28 राज्यों में से हमें एक अपना प्यारा बिहार यहां पर दिखाई दिया। अब बिहार की बात करें तो यहां पर देखिए लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों ही दिया है, अक्षांश देशांतर दोनों ही दिया है। देखिएगा कितना है। अगर हम बात करें तो यहां पर है ना, नीचे से बढ़ रहे थे हम, है ना, नीचे से ऊपर जाने में बढ़ रहा था। अगर हम बात करें यहां पर अक्षांश की, है ना, तो यहां क्या है 8 डिग्री है, ऊपर बढ़ेंगे तो और बढ़ते जाएगा। ऊपर जैसे हम यहां 8 डिग्री से बढ़ते जाते हैं ऊपर, तो जैसे ही हम बढ़ेंगे तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार लिख लीजिएगा। जो मैं करवा रहा हूं इसका पीडीएफ जो है आपके जो जहां पर जितने भी डेटा मिल रहे हैं आपको, जहां पर पीडीएफ मिलना है और वीडियो मिलना है, दोनों ही वहां पर आपको मिलेगा। जो ये बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड पीडीएफ फॉर्म में मैं वहां पर दे दूंगा क्लास के बाद। वहां से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाने। नोट्स नहीं बना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैंने जो बातें बोली है ना, मैंने जो बातें बोली है कि इतनी सारी जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी आप हल कर पाएंगे। वो तभी हल कर पाएंगे जब ये सारी चीजें आपके नोट्स में हो। ठीक है, तो हमने भारत का विस्तार देख लिया, अब बिहार का विस्तार देख रहे हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे थे, अर्थात हम अक्षांशीय विस्तार जब 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड पर पहुंचेंगे तो वहां से बिहार का दक्षिणी क्षेत्र प्रारंभ होता है और ऊपर जाएंगे तो कहां से कहां तक, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक बिहार का विस्तार है। और यहां पर अब देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर यहां पर हम जाएं तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। ये बातें क्लियर है, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, नोट डाउन साथ में करते हुए चलिएगा, ये बात क्लियर है। अब इस बिहार की बात करें तो इस बिहार का अगर हम देखें पूरा एरिया, टोटल एरिया कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद देखें इन पूरे क्षेत्रफल में शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, कितना है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, इसमें क्या है ग्रामीण क्षेत्रफल है। क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद और क्या जानना चाहिए, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी दिखाई दे रहा है। तो सी से इसका सी लेवल कितना है, तो सी लेवल हम देखें तो 173 फीट है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जब भी हम मापते हैं सी लेवल से मापते हैं, और ऊंचाई की बात करें तो कितना है 173 फीट है। मीटर में देखें तो लगभग 57 मीटर के आसपास है, 57.73 मीटर। ठीक, उसके बाद
बारिश भी होती है इन क्षेत्रों में। अगर हम बारिश की बात करें कि यहां पर वर्षा कितनी होती है, तो वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इन 365 दिन में से लगभग 52.5 दिन वर्षा होती है। तो बिहार में वर्षा का ड्यूरेशन देखें तो वर्ष में लगभग 52.5 दिन एवरेज है ये। कितना? 52.5 दिन यहां पर वर्षा होती है। इतनी बातें क्लियर हैं। सारे फैक्चुअल डेटा है, वो सारे फैक्चुअल डेटा सब आपको पीडीएफ में मिलेगा। आप सभी लोग वहां से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अभी बहुत जानना है बिहार को। अब आइए यहां पर बात करते हैं बिहार की संरचना। एक चीज और बता दूं आपको, थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहां पर बता दूं, है ना, देख लीजिएगा। ये आपको बिहार दिख रहा है ना, ये जो बिहार दिख रहा है, क्या प्रारंभ से ऐसी ही संरचना रही है? क्या बिहार की जो क्षेत्रफल है या ये संरचना दिखाई दे रहा है, जिसे आयताकार संरचना हम कह लेते हैं, क्या प्रारंभ से ऐसी ही है? ऐसी नहीं है। कब से? तो प्रारंभिक दौर में देखें तो पहले हुआ करती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। ये पूरा क्षेत्र जो था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इसी के अंतर्गत क्या था? हमारा बिहार था। तो पहले संरचना ये जो है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आया करता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1912 में क्या हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक बिहार क्षेत्र ही बना दिया, जिसमें वर्तमान का बिहार, झारखंड और उड़ीसा दोनों ही थे, है ना। बिहार, झारखंड, उड़ीसा। अर्थात ये जो संरचना थी, इस संरचना को हटा के क्या कर दिया गया? इस संरचना को हटा के जो संरचना बना दी गई, वो बिहार की संरचना आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगी। अर्थात ये संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कब था? तो ये 1912 में ऐसी संरचना बना दी गई। इसमें क्या था? बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों ही थे। उसके बाद 1936 में क्या हुआ? 1936 में ये उड़ीसा भैया अलग हो गए, है ना। 1936 में उड़ीसा भैया अलग हो गए। उसके बाद देखें तो आगे 2000 में हमारे झारखंड भैया भी अलग हो गए। तब जाके वर्तमान में ये संरचना आई। तो वर्तमान में ये जो संरचना देखने को मिल रही है, ये कब? 20 नवंबर 2000 ईस्वी को ये संरचना आई, जब झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर क्या हुआ? एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। कब कब? 1912, 1936 और फिर जाके 2000। तीन बार यहां पर विभाजन देखने को मिला। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बिहार की ये जो वर्तमान संरचना है, बिहार की ये जो वर्तमान संरचना है, इन संरचना का शासन प्रशासन कैसे किया जाता है। तो अभी हमने बात किया वर्तमान समय में ये जो संरचना है, प्रारंभिक दौर से यह संरचना नहीं थी। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही बिहार हुआ करता था। फिर 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नए प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना की गई, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों ही क्षेत्र सम्मिलित थे। उसके बाद हमने देखा 1936 में उड़ीसा इससे अलग हुआ, तब बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर बिहार हुआ करता था। फिर क्या हुआ? यहां पर 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 में क्या हुआ कि यहां पर झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर, झारखंड बिहार राज्य से अलग होकर क्या हो गया? एक नए राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। इतनी सारी चीजें हमने देखी। क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखिए शासन प्रशासन कैसे किया जाता है। तो भारत का क्षेत्र देखें, भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर शासन प्रशासन करने के लिए भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है ना। फिर राज्यों को कई सारे जिलों में विभाजित किया गया है, जिलों को कई सारे प्रखंडों में और प्रखंडों को कई सारे ग्राम पंचायतों में विभाजित करके शासन प्रशासन यहां पर चलाया जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार का अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, शासन प्रशासन कैसे चलाया जाता है, तो इसको प्रमंडलों में विभाजित किया गया है ना। बिहार को बहुत सारे प्रमंडलों में, कितने? 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है। इन 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले आते हैं। अर्थात बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 जिले हैं। ठीक है, 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल में कितने हैं? 38 जिले हैं। एक बार 9 प्रमंडल का नाम देख लीजिएगा।
यहां पर ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत प्रमंडल है। और तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले हम देखें तो वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, फिर यहां पर है शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये जो जिले हैं ये सभी के सभी तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो ये पीला वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस पीले वाले क्षेत्र को हम कौन सा प्रमंडल कहते हैं? इस पीले वाले क्षेत्र को दरभंगा प्रमंडल कहते हैं, है ना? क्या चीज? दरभंगा प्रमंडल कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। फिर आगे बढ़े अगला प्रमंडल, तो ये आसमानी कलर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रमंडल कौन सा है? कोसी प्रमंडल के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन कौन से जिले हैं? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये 3 जिले कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ये कौन सा चॉकलेट कलर है? कलर के बारे में उतना नहीं पता। ये जो कलर आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सा है? इस प्रमंडल को हम बोलते हैं पूर्णिया प्रमंडल। और पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत सबसे इधर हम देखें तो किशनगंज, फिर अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 जिले किसके अंतर्गत? पूर्णिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम और दक्षिण में आए तो दक्षिण में ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये है हमारा भागलपुर प्रमंडल, जिसके अंतर्गत 2 ही जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। उसके बाद यहां पर ये ब्लू कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर से, इसको हम कौन सा प्रमंडल बोलते हैं? मुंगेर प्रमंडल बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, उसके बाद शेखपुरा और जमुई, ये जो जिले हैं ये सभी के सभी मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर यहां पर ये आपको गुलाबी है ना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ठीक है, तो वही वाला गुलाबी यहां पर है, गुलाबी है ना, तो गुलाबी कलर से है, इसको हम बोलते हैं मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अगर हम दक्षिण से देखें तो गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद, ये जिले आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद ये लाल लाल है ना, ये जो लाल कलर से आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल के अंतर्गत आए इधर से, या फिर हम इधर से बात करते हैं तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये जो जिले हैं ये सभी के सभी पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम प्रमंडल जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कलर है? ये तो आसमानी हो गया, हाँ ये शायद वायलेट है ना, बैंगनी कलर है। तो बैंगनी कलर से जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सारण प्रमंडल। और सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। यही मेरा जिला है, मैं यहीं से हूं और इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। तो यहां पर कौन? गोपालगंज, सिवान और सारण। तो कितने प्रमंडल में? प्रशासनिक दृष्टिकोण से शासन प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित करके रखा गया है। 9 प्रमंडलों के अंतर्गत 38 जिले हैं। 38 जिले कौन कौन से हैं वो सारी चर्चा हमने यहां पर कर ली। अब यहां पर देखें तो कुछ बातें यहां से आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए कभी भी पूछा जा सकता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहला, देश कौन सा है? किस देश में आता है? तो भारत देश में आता है, ये सभी आपको पता है। कब बना? तो 1912 में बना। वर्तमान संरचना 2000 में बना। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी पटना है। इसमें सबसे लार्जेस्ट सिटी जो है, सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सा है? पटना है। जिलों की संख्या 38 है, ये भी हमने देख लिया। वर्तमान गवर्नर की बात करें तो वर्तमान गवर्नर है फागू चौहान। और फागू चौहान की बात करें तो बिहार के 29वें गवर्नर है, जिन्होंने 29 जुलाई 2019 को शपथ ली थी, है ना। 29 जुलाई 2019 से ये अपने पद पर कार्य कर रहे हैं। कौन? फागू चौहान। फागू चौहान से पहले कौन थे? तो लालजी टंडन थे, आप सभी को पता है। और लालजी टंडन की बात करें तो ये इससे पहले मतलब बिहार से, है ना, बिहार से गए तो उसके बाद मध्य प्रदेश के गवर्नर बने, जहां 1 जुलाई 2000 ईस्वी तक उनके द्वारा गवर्नर का कार्य किया गया। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कितने नंबर के? 29वें नंबर के हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने कौन सी बार शपथ ली? तो अब की बार वर्तमान में इन्होंने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 7वीं बार यहाँ पर पद धारण किया है, शपथ लिया है। उसके बाद डिप्टी
चीफ मिनिस्टर, अर्थात उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दो उप मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलते हैं। पहले हैं तारकिशोर प्रसाद जी और दूसरी है यहां पर रेणु देवी जी। दो नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर ये कौन सा है? तो बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। द्विसदनीय अर्थात यहां पर आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही देखने को मिलती है ना? विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें 75 सीटें हैं, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें 243 सीटें हैं। ये भी बात याद रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं। क्लियर है? उसके बाद यहां पर क्या है? अगर कोर्ट की बात करें, अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि जितने भी भारतीय राज्य हैं, हर राज्य के लिए एक क्या होगा? न्यायालय होगा। एक या एक से अधिक राज्यों हेतु एक न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। तो उसी के तहत हम देखें तो यहां पर क्या है? पटना में है ना, पटना में बिहार के लिए क्या है? पटना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद एरिया हमने देख लिया कितना है? 94,000 है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या फिर मील में बात करें तो 36,357 वर्ग मील इसका एरिया है। ये हमने देख लिया। फिर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की, तो अंतिम जनगणना हमारी 2011 में हुई थी। अगली 2021 में आने वाली थी इस बार, लेकिन पेंडेमिक ने क्या किया? उसको रोक रखा है। तो अभी तक जो भी हमारी डेटा है वो 2011 के अनुसार ही है। अर्थात 2011 की जनसंख्या के अनुसार, डेटा के अनुसार देखें तो बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452। कितना? 10,40,99,452। इतने सारे जनसंख्या, इतना एरिया है। अर्थात पर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, है ना, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106, कितने? 1106 व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। क्लियर है? उसके बाद टाइम जोन की बात करें, टाइम जोन की बात करें तो टाइम जोन वही होगा जो भारत का है ना? टाइम जोन वही होगा जो भारत का टाइम जोन है, अर्थात GMT प्लस 5.5 घंटे। ये आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। साथ ही साथ बिहार सरकार की वेबसाइट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो state.bihar.government.in ये क्या है? इसकी वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देता हूं। आप सभी लोग यहाँ विजिट नहीं करते हैं। अगर विजिट कर लेना तो कई सारे प्रश्न तो आपके यहीं से क्लियर हो जाए, कई सारे प्रश्न तो आपके यहीं से क्लियर हो जाए। ये है बिहार सरकार का वेबसाइट, और जो भी मैं करवा रहा हूं ना डेटा, ये सारे बिहार सरकार से ही लिया गया है। कई पुस्तकों में अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पर लेटेस्ट डेटा है। तो जो मैं करवा रहा हूं वो आज सुबह तक की डेटा है ना, आज सुबह तक की। यहाँ पर क्या नहीं है ना? यहाँ पर देखिए स्टेट प्रोफाइल है, वही सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। स्टेट प्रोफाइल पर रीड मोर करेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो मैं अभी अभी करवा रहा हूं, है ना, है ना? सारी चीजें आप सभी को मिल जाएगी, है ना? स्टेट प्रोफाइल रीड मोर कर दिए, अब देखिए खुल जाएगा। खुल गया तो देखिए फिजिकल फीचर यहाँ पर दिया गया है ना, बिहार के बारे में दिया गया है। कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दे रखा है जो अभी अभी मैंने बताया। उसके बाद और देखें तो और क्या है? की स्टेटिक्स है, सेंसस है, ये सारी चीजें, हर चीज आपको यहाँ पर मिलेगी, है ना, हर चीज आपको मिलेगी। तो सारी चीजें दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, भविष्य में इसका प्रयोग करना आपकी जिम्मेदारी है ना? क्लियर है? तो चलिए हमने यहां तक बात कर ली, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। और क्या आगे बढ़ाते हैं देखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर, अभी हमने देखा मतलब इसका प्रशासनिक विभाजन, है ना, शासन प्रशासन चलाने हेतु प्रशासनिक विभाजन कैसे किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले डिवीजन अभी हमने देखा, पूरे बिहार राज्य को 9 डिवीजन में अर्थात 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 38 जिले हैं, है ना, 38 जिले हैं। उसके बाद सब डिवीजन की बात करें अर्थात अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितने हैं? अनुमंडलों की संख्या 101 है।
ब्लॉक की संख्या देखें तो यहां पर 534 ब्लॉक की संख्या है। पंचायत की बात करें तो 8406 पंचायत है। कितने? 8406 पंचायत है। उसके बाद नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेज, अर्थात ऐसे गांव जहां से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, ऐसे गांवों की संख्या देखें तो 45,103 गांव है बिहार में। आज तक की जिस दिन भी क्लास लेता रहूंगा उस दिन की करंट डेटा आप सभी के पास होगी। ठीक है, तो ऐसे गांव जो यहां पर रेवेन्यू देते हैं, टैक्स देते हैं, ऐसे गांव की संख्या कितनी है? 45,103। उसके बाद नंबर ऑफ टाउन, शहरों की संख्या देखें तो 199 शहर है। और शहरों की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक जिनको प्रशासनिक दर्जा दिया जा चुका है कि हाँ भैया ये शहर है, और दूसरे शहर होने में तब्दील होने वाले हैं। तो ऐसे जो शहर है यहां पर, वैसे शहरों की संख्या कितनी है? 139। और 60 ऐसे हैं जो शहर बनने के करीब में है। ये बात याद रखिएगा। पुलिस स्टेशन की बात करें, 853 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से सिविल पुलिस स्टेशन 813 है और रेलवे पुलिस स्टेशन 40 हमारा बच गया, है ना। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात करें 44 है, जिसमें से सिविल पुलिस 40 और रेलवे पुलिस 4 है। तो ये क्या हो गया? प्रशासनिक विभाजन हो गया। शासन प्रशासन चलाने के लिए बिहार का ऐसे विभाजन किया गया है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें। बस थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहे जी सर बढ़ जाएं तो थोड़ा सा मजा आएगा, ऑफलाइन वाली फील आएगी, है ना। तो आगे बढ़ें, बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर डेमोग्राफी, है ना, यानी कि यहां पर हम देखें डेंसिटी। तो डेंसिटी हमने अभी देखा, 1 वर्ग किलो में कितने लोग रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी, अर्थात कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा 1 वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं? तो ऐसा कौन सा है? शिवहर है ना, शिवहर है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 व्यक्ति रहते हैं। ये शिवहर कहां है? हर जगह मैं मैप का प्रयोग करूंगा ताकि दिमाग में छप जाए, कभी भूले ना, है ना। हर जगह मैप का प्रयोग करूंगा। तो हाईएस्ट डेंसिटी कहां है? वैसा कौन सा जिला है जहां 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, अर्थात कितने? 1880 लोग रहते हैं। कौन सा है? शिवहर है। और शिवहर की बात करें, एक ही बार में आपको दिखना चाहिए, ये रहा शिवहर। क्या है? लैंड लॉक्ड जिला है, अर्थात इसकी बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री आपको चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से देखने को मिलता है। इधर देखे तो नेपाल से इसकी बाउंड्री नहीं लगती। और कई बार जो आपको बाउंड्री लगाने के लिए पूछ लेता है प्रश्न कि निम्न में से कौन से जिला हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, तो ऐसे में शिवहर भी ऑप्शन होता है। सबको लगता है ऊपर है, करेगा टक, है ना, उसके बाद ऐसे वाला टक लगता है ना। तो ध्यान में रखना है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री साझा नहीं करता। ठीक है, तो हाईएस्ट डेंसिटी कहां होगी? शिवहर, 1880। हाईएस्ट हो गया तो लोवेस्ट भी पता होना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं? वो जिला कौन सा है? कैमूर। यहां पर 488 लोग, कितने? 488 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। कैमूर दिमाग में आते ही फट से क्लिक होना चाहिए, कहां है? तो ये रहा कैमूर, है ना, ये रहा कैमूर। कैमूर की बात करें तो कहां? दक्षिण में जाना है, और दक्षिण में जाके सबसे हमें पश्चिम में आ जाना है, आपको कैमूर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे कम लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वैसे जिले जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे की बात करें तो राजधानी ही हो सकती है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है, पटना है ना। कितने लोग रहते हैं? तो यहां पर 58,38,465 लोग रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और पटना कहां है? तो यहां से लेकर ये इतना बड़ा, ये यहां से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है? पटना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जब हाईएस्ट हो गया तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन रहता है? तो अगला नाम क्या आएगा हमारा? शेखपुरा, है ना। यहां पर कितने? 6,36,342 लोग रहते हैं। शेखपुरा दिमाग में आना चाहिए, फट से क्लिक हो, कहां हो? तो ये रहा आपका शेखपुरा, यहां पर है शेखपुरा। ये ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, और इसी के पास में ही है, इसी के ऊपर हम जाएंगे तो पटना है जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं।
क्लियर है इतनी बातें। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहां पर हम देखें 918 है ना, 918 है। खुश होने की बात नहीं है, खुश होने की बात नहीं है। यहां पर 82 ऐसे लोग हैं जिनके लिए पत्नी नहीं मिलेगी। भगवान ने पत्नी बनाया नहीं, लेकिन बना दिया ऊपर नेपाल, है ना, ऊपर नेपाल बना दिया। जाते हैं वहां से पत्नी लेके चले आते हैं, जो यहां पर कमी है उसकी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। क्लियर है ना बातें। तो कितना 918 है, ठीक है। पूरे बिहार की बात करें तो 918 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहां है, कौन से जिला का है, 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आप सभी को पता होगा गोपालगंज है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। गोपालगंज कहां है भैया, तो फट से ना आना चाहिए यहां, ये रहा गोपालगंज, है ना, ये रहा गोपालगंज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट रेशियो कहां है, गोपालगंज में। उसके बाद देखिए हाईएस्ट हो गया, लोवेस्ट हम देखें, लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहां है, तो ये मुंगेर में है। कितना है, 876, मुंगेर में है 876। मुंगेर कहां है, तो फट से दिखना चाहिए भैया, ये है ना, ये रहा मुंगेर। और यहां पर सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है 876, 1000 पुरुषों पर 876। यानी कि यहां पर कितने लोगों के लिए विवाह नहीं हो पाएगा, पत्नी उपलब्ध नहीं होगी। तो 1000 में से घटा लीजिए, 1000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से 20 4 24, 124 लोगों के लिए तो यहां पर पत्नी ही नहीं होगी। अब ये जाएंगे कहाँ, गोपालगंज के पास कि भैया तुम्हारे पास जो ज़्यादा है वो दे दो। कितना है, 21 है। 21 देने के बाद फिर भी यहाँ पर 103 लोग क्या होंगे, अविवाहित रहेंगे, अगल बगल में ढूंढते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलिए उसके बाद आगे देखें। अब ये हमने सेक्स रेशियो देख ली। अब बात कर लेते हैं लिटरेसी की सबसे महत्वपूर्ण चीजें, साक्षरता दर। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर देखें तो कितनी है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यही तो एक है जिसमें बिहार नंबर 1 पे रहता है ना। भारत में बिहार नंबर 1 पर आता है साक्षरता दर को लेकर। और यहां पर देखें तो यहां पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम देखें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे पढ़ा लिखा जिला अगर कोई है तो वो कौन सा है, रोहतास है। कितना, 73.37%। कितना, 73.37% लोग यहाँ के साक्षर है। कहां के, रोहतास। रोहतास फट से क्लिक होना चाहिए, कहां है, तो यही कैमूर के बगल में आ जाइए, रोहतास है ना, कैमूर के बगल में आ जाइए रोहतास, ठीक है। कैमूर के बगल में रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे कम पढ़े लिखे कहां है, तो पूर्णिया में। कितने, 51.08%, 51.08% है ना, कहां, पूर्णिया में। पूर्णिया खट से ध्यान में आना चाहिए, कहां है, ये रहा, है ना, ये रहा, है ना। इन सभी का एवरेज निकाले तो लगभग 64 के आसपास आएगा। तो 64 के आसपास प्रतिशत क्या है, यहाँ के लोग साक्षर हैं, बाकी लोग यहाँ पर निरक्षर हैं। तो अपने बच्चों को आप अवश्य ही पढ़ाएं, अपने बच्चों को अवश्य ही पढ़ाएं, उन पे निरक्षर का धब्बा कभी नहीं लगना चाहिए। ये आपका जिम्मेदारी बनता है भारत के नागरिक होने के नाते। ठीक है, आगे देखें। अब सारी चीजें हमने देख लिया, रिजल्ट निकालें। एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जितना हमारा पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़ के आसपास। अगर हम देखें 38 जिले हैं, तो 38 जिलों में अगर टोटल हम देखें कि हर जिले में अगर एवरेज निकाले तो कितने लोग रहते हैं, है ना, कितने लोग रहते हैं। ठीक, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 27,39,459, यानी कि एवरेज हर जिले में कितने लोग रहते हैं, 27 लाख, लगभग 27,40,000 के आसपास रहते हैं। ठीक है, चलिए राजेश जी कितना है, 61.8, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, इतनी बातें क्लियर हैं। इसी में साक्षरता दर में ही भारत में बिहार प्रथम स्थान पर आता है, नीचे से। ठीक, नीचे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गई पूरी डेमोग्राफी, है ना। पूरे बिहार को हमने समझ लिया। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम बात करते हैं बिहार के इतिहास की। अब कक्षाएं हम प्रारंभ करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो बहुत लंबी चल सकती है ना। क्लियर है इतना, आगे बढ़ें।
कोरोना से रिजल्ट कम जाएगा। पूरा बोर्ड नहीं दिखता? पूरा बोर्ड दिख तो रहा है भैया, पूरा बोर्ड दिख रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा। ऊपर का ये ग्रीन पट्टी है ये भी आपको दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिख रहा है। चलिए अब हम प्रारंभ कर देते हैं यहां से बिहार के इतिहास की। बिहार के इतिहास की अब हम बात करते हैं बिहार के इतिहास की, और ये हमारा पहला सेक्शन है। जितना भी सेक्शन हमने 12-15 लिस्टिंग करवाई थी उसमें से पहला सेक्शन है जिसे हम प्रारंभ कर रहे हैं बिहार के इतिहास की। पीडीएफ मिल जाएगा, इस क्लास के पश्चात पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगा। आप सभी लोग पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। पीडीएफ की टेंशन मत लीजिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बिहार के इतिहास की। जैसे भारत का इतिहास हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, वैसे ही बिहार का इतिहास भी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन सा? प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। ये सभी आपने पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम कंपेयरिंग करते हैं भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में क्या चीजें हैं जो भारत में पढ़नी है, बिहार में नहीं पढ़नी है, इसकी बातें। सबसे पहले हम बात करें प्राचीन बिहार का इतिहास, है ना। यहां पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये दिख रहा है? पेन दिख रहा है? बताइएगा, दिख रहा है? दूसरा लो। चलिए ब्लैक ले लेता हूं, अब तो पूरा दिखेगा, है ना। ब्लैक पूरा दिख रहा है। चलिए सबसे पहले हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की। तो प्राचीन भारत का इतिहास कब से कब तक? तो प्रारंभ से लेकर, कब से? प्रारंभ से लेकर लगभग 750 ईसा पूर्व, 750 ईस्वी तक हो जाता है ना। कब से कब? प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत के इतिहास के काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर 750 से लेकर कब तक? तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी लगभग 1200 ईस्वी, है ना। 1206 था, हम 1200 ईस्वी तक लेकर चलेंगे, है ना। सॉरी इसी के अंतर्गत तो हमारा मुगल काल आएगा। तो हम इसमें 750 से लेकर कब तक? तो 1707 तक के काल को, है ना। 750 से लेकर 1707 तक के काल को हम मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आधुनिक काल की बात करें तो इसके पश्चात का जो भी घटनाएं हैं उसे हम आधुनिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार यहां पर देख लीजिएगा, है ना। एक बार यहां पर देख लीजिएगा, हम देख लेते हैं कि क्या क्या भारत के इतिहास में पढ़ना है, बिहार में नहीं पढ़ना। यहां से सारी चीजें, है ना, यहां से सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएगी कि बिहार के इतिहास के चल क्या हो गया ये बीसी। चलिए यहां पर क्या होगा? यहां पर बीसी नहीं होगा, यहां पर ईस्वी होगा, ठीक है। प्रारंभ से लेकर 750 ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल के अंतर्गत, ठीक है। ध्यान दे लीजिएगा, बीसी नहीं होगा। 750 से 1707 तक का काल मध्यकाल के अंतर्गत, और उसके बाद का हम आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और यह भी कब तक? 1947 तक। और 1947 के बाद के काल जितने हैं, 1947 से लेकर आज तक, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, अर्थात स्वतंत्रता उपरांत भारत। इसको हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम देखें प्राचीन भारत का इतिहास, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है एक बार ध्यान दे लीजिए, है ना। कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं पाषाण काल, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये सभी के सभी हम किसके अंतर्गत? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके समय काल की बात करें तो प्रारंभ से लेकर, है ना, प्रारंभ से लेकर कब तक हम कर लेते हैं? अब इसमें भी देखें तो कई सारे काल हैं। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। इसी में हम थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल भी कर लेते हैं। लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें महापाषाण काल नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो साउथ इंडियन की घटना है। जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पर जो संस्कृतियां पाई गई पाषाण से संबंधित, उसे महापाषाण काल कहते हैं। तो ये बिहार के संदर्भ में नहीं पढ़ना। तो सबसे पहला हो गया हमारा पाषाण काल। प्रारंभ से लेकर कब तक? प्रारंभ से लेकर लगभग यहां पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले तक हम देख सकते हैं, है ना। नौ पाषाण काल तक की काल को हम इसके अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका देखें 2500 से लेकर कब तक? 1750
BC तक के काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक काल की बात करें तो 1500 से लेकर 600 BC तक के काल को हम वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। फिर महाजनपद काल की बात करें तो 600 से लेकर 300 BC तक के काल को महाजनपद काल। मौर्य काल की बात करें तो 300 BC से लेकर 200 BC तक के काल को मौर्य काल के अंतर्गत रखते हैं। फिर 200 से लेकर, है ना, 200 BC से लेकर 300 AD तक के काल को हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर 300 से लेकर 550 AD तक के काल को गुप्त काल और 550 से लेकर 750 AD तक के काल को गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। पाषाण काल से संबंधित कई सारे स्थल बिहार में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार आपने देखा होगा इधर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर तक ही रहता है, बिहार वाले क्षेत्र तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए बिहार के इतिहास के क्रम में हमें सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़नी, अर्थात एक टॉपिक कम हो गया, खुश होने वाली बात नहीं है ना, एक टॉपिक यहां पर कम हो गया। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जब आर्य लोग आते हैं तो प्रारंभिक दौर में सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश कौन? वही सिंधु और उसकी सहायक नदी, और साथ ही साथ उसमें ये कितने हो गए? 6 हो गए, और एक हम इसमें सरस्वती नदी को जोड़ दे 7, अर्थात इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। तो प्रारंभिक दौर में आर्य लोग आते हैं तो सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं, है ना। वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय काल हो जाता है 1500 से लेकर 1000 BC, और यह समय काल ऐसा है जब आर्य लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद इनका स्थानांतरण होता है कहां? पूर्व और दक्षिण की तरफ। एक शाखा दक्षिण चली जाती है, एक शाखा पूर्व की तरफ आ जाती है। यही शाखा आगे बढ़ते बढ़ते गंगा यमुना क्षेत्र में ये आ जाती है। यहां पर आके जंगलों की कटाई होती है ना। उसके बाद कृषि योग्य भूमि निर्मित की जाती है, फसल उत्पादित की जाती है। ये सारी कहानी हम आज ही की कक्षा में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 BC के काल में ये बिहार के तरफ ये स्थानांतरित होते हैं, है ना, बिहार के तरफ स्थानांतरित होते हैं। इस काल को हमें पढ़ना है, अर्थात इसमें से भी एक टॉपिक गायब, एक ही टॉपिक हमारा बच गया, कौन? उत्तर वैदिक काल यहां पर पढ़ना है। उसके बाद सबसे ज्यादा तो हमें पढ़ना है महाजनपद मौर्य, क्योंकि ये सभी महाजनपद का इतिहास ही देखें तो बिहार से जुड़ा हुआ है ना। यहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिशेष बड़े स्तर पर होने लगता है, जिसमें लोहे की भूमिका होती है। परिणामतः यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन तेजी से होता है और कृषि अधिशेष बचने लगते हैं। परिणामतः विभिन्न प्रकार के शिल्पों का यहाँ पर उदय होता है, शिल्प कार्य होने लगते हैं। इससे व्यापार वाणिज्य होने लगता है। व्यापार वाणिज्य के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे यहाँ पर नगरीकरण होता है। नगरीकरण की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीनतम नगरीकरण कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता था। उसके बाद नगरीकरण का पतन होता है, लेकिन फिर देखें तो महाजनपद काल में नगरीकरण होता है। 16 महाजनपद उभर के सामने आते हैं। इन 16 में से 3 महाजनपद कहां रहता है? बिहार में। और इन 3 महाजनपद में से मगध महाजनपद जो था, ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली उभर के सामने आता है। कैसे मगध का उत्कर्ष होता है, ये सभी बिहार के इतिहास में पढ़ना है। लंबा इतिहास है और बिहार का इतिहास जो है भारत के इतिहास को प्रभावित करता आया है ना, प्राचीन काल से ही। तो देखें, पूरा जो भारत इतना बड़ा साम्राज्य के रूप में दिखता था, उसका राजधानी भी हमारा कहां? मगध साम्राज्य में देखने को मिलता है ना। कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है, इन सभी की चर्चा हम कक्षा में करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो प्राचीन भारत का इतिहास समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ना है? पाषाण काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़नी, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल नहीं पढ़ना, उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, और बाकी इधर सब पढ़ने हैं, क्योंकि सभी के सभी बिहार के इतिहास से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हम यहां पर करेंगे मध्यकाल। मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक समय काल वो 750 से लेकर दिल्ली सल्तनत के स्थापना से पहले तक, जिसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, अर्थात 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस काल में बिहार का इतिहास क्या रहता है वो हम देखेंगे। उसके बाद मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं, पहला दिल्ली सल्तनत और दूसरा मुगल काल, ये हम करेंगे। आधुनिक भारत को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसे हमने इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किया है, हम यहीं पर बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप भारत का इतिहास नहीं पढ़ेंगे,
पृष्ठभूमि तो हम वहीं से लेंगे ना, हर चीज का पृष्ठभूमि हम भारत से लेकर बिहार पर लेकर चले आएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार, ब्रिटिश नीतियां एवं उनका प्रभाव, और भारतीय प्रतिक्रिया अर्थात क्या चीज, विद्रोह और आंदोलन। तो ये है इतिहास की पूरी सिलेबस। इसी सिलेबस को हम आगे करेंगे। साथ ही साथ इतिहास में हम और क्या कर लेंगे, तो 3 टॉपिक अलग से दे रखा है मेंस में। कौन कौन सा, पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम। इन सबसे जुड़ी जितनी भी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, तो ये भी हम करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा इतिहास का, इतना हम करने वाले हैं बिहार के इतिहास के अंतर्गत। क्लियर है सारी बातें? बढ़े आगे। PDF मिल जाएगा, डाउनलोड नहीं होगा, आप सभी को नोट्स बनाना पड़ेगा, बार बार मैं यही बोलता हूं। ठीक है, अगर डाउनलोड होने लग जाए तो डाउनलोड करके बस डाउनलोड ही रहता है, पढ़ा नहीं जाता है। ये हमने बहुत बार देखा है, इसलिए डाउनलोडिंग का ऑप्शन बंद करना पड़ा मजबूरी में। ठीक, देखिए क्वालिटी यहां से बढ़िया है, आप अपने पिक्सल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। सनोज जी बोल रहे हैं क्वालिटी बढ़ाओ, यहां से क्वालिटी तो पूरी 1020 पिक्सल जा रही है। वो आपके डेटा के ऊपर है, कितना डेटा आप खपत कर रहे हैं। तो ज्यादा पिक्सल में देखिए हर एक चीज क्वालिटी में दिखेगा, है ना। देखिए महताब जी अगर यहां लिखवाना स्टार्ट कर दे तो पूरे बिहार को पढ़ने में 6 महीने लगेंगे। आप चाहते हैं 6 महीने तक करना है? अगर चाहते हैं तो बताएं। आधुनिक बिहार कब होगा? जब ये समाप्त हो जाएगा। 2 दिन में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा, 1 दिन में ये खत्म हो जाएगा, चौथे दिन हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम प्राचीन बिहार का इतिहास। हर जगह इतिहास पढ़ेंगे तब भी भूगोल साथ में रहेगा, जो भी पढ़ेंगे भूगोल साथ में रहेगा, उद्योग पढ़ेंगे भूगोल साथ में रहेगा, कहां पर कौन कौन सा है वो सारी चीजें, है ना। मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ लेंगे, उसी में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए अब बात करते हैं पाषाण काल की, है ना। बात करते हैं हम यहाँ पर पाषाण काल की। प्राचीन बिहार के अंतर्गत सबसे पहला हम टॉपिक कर रहे हैं पाषाण काल, है ना। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को हम 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहले काल को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल, दूसरे काल को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरे काल को बोलते हैं हम नव पाषाण काल। समय काल एक बार देख लीजिएगा। पूरा पाषाण काल की बात करें तो प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक के काल को, है ना, प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक के काल को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक और 0 होगा। 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक के काल को हम किसके अंतर्गत, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और 6,000 BC से लेकर आगे जितने भी हम पाषाण काल में पढ़े उसे नव पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बातें? ये भारत के संदर्भ में है, बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि नव पाषाण काल की बात करें तो भारत में कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग समय काल में नव पाषाण काल देखने को मिला। कहीं पर 6,000 BC में प्रारंभ हो गया, कहीं पर 4500 BC में प्रारंभ हो गया। ऐसे ही हम बिहार वाले क्षेत्र में देखें तो बिहार वाले क्षेत्र में 2000 BC के आसपास, है ना, 2000 BC के आसपास नव पाषाण काल प्रारंभ होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, सब में एक बार डिफरेंस देख लीजिए और कहां से कौन कौन सी वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गौर फरमाइएगा इस पर, है ना, गौर फरमाएं। देखिए सबसे पहले हम बात करें पाषाण काल। तो पाषाण काल क्या है? वैसे समय काल जहां पर मानव अपने सभी कार्य हेतु पत्थरों पर निर्भर है, यानी कि उसको शिकार करना है पत्थर के माध्यम से कर रहे हैं, घर बनाना है तो पत्थरों की गुफाओं से घर बना रहे हैं, ना, पत्थरों की गुफाओं में वो रह रहा है। हर एक कार्य हेतु पत्थरों का, आग जलाना है तो पत्थरों को ऐसे रगड़ रगड़ के क्या कर रहा है, आग जला रहा है। अर्थात वैसे समय काल जब मानव पूर्णतः पत्थरों पर निर्भर है, ऐसे समय काल को हम पाषाण काल, स्टोन एज से संबोधित करते हैं। और स्टोन एज में 3 भाग हमने डिवाइड कर दिया। इसमें देखें तो सबसे लंबा कौन सा दिखाई दे रहा है? इन तीनों में सबसे लंबा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो आपको पूरा पाषाण काल सबसे लंबा दिखाई देगा,
है ना, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया। इन 3 भागों में से पूरा पाषाण काल सबसे लंबा दिखाई दे रहा है। प्रारंभ से लेकर लगभग 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी कि सबसे लंबा पीरियड अगर कोई है तो वो कौन सा है, पूरा पाषाण काल। अर्थात इतने लंबे पीरियड को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ये विभाजन हमने कैसे किया, तो इनके द्वारा जो पत्थरों के औजारों में, पत्थरों की जो औजार थी उनकी संरचनाओं में जो विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है, इसी के आधार पर हमने विभाजित कर दिया। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो प्रारंभ से लेकर 39,000 बीसी तक के काल को निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। 39,000 बीसी से 23,000 बीसी तक के काल को मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं और 23,000 से लेकर 10,000 बीसी तक के काल को उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सारी चीजें तो किताबों में आपको मिल जाएगी आसानी से, जो मैं बता रहा हूं इसको समझिएगा। डिफरेंस क्या है, मान लीजिए एक पत्थर है ना, एक पत्थर है इतना बड़ा। पत्थरों का इस्तेमाल मानवों ने कैसे किया होगा, थोड़ा सा सोच के देखिए, फिगर बनाइए माइंड में। इतिहास है, इतिहास को माइंड में फिगर बनाइए, जैसे मूवी चलता है ना। एक मानव जा रहा है ना, दूसरा जानवर भी जा रहा है। जानवर क्या है, आदमखोर है। इस समय मानव जो था ये भी मांस पर ही आधारित था, है ना। मानव जो था ये भी किस पर, मांस पर ही आधारित था। ये भी शिकार करता था, है ना, खाद्य संग्रह करता था और उसी से अपना जीवन यापन किया करता था। एक समय की बात रही होगी जब मानव को किसी जानवर के द्वारा उसको खाने के लिए दौड़ाया जा रहा होगा। मानव वहां पर डर गया होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, कोई यहां पर शेर आ गया और शेर आके क्या, सबसे पहले तो वो अपना आइटम करेगा, है ना, क्या करेगा, चिखाड़ेगा, है ना, दहाड़ेगा। आके दहाड़ा, मैं डर गया। अब मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये शेर केवल दहाड़ के ही नहीं चला जाएगा, हमें फाड़ के भी चला जाएगा। तो फाड़ने से बचने के लिए डर में मानव ऐसे कार्य कर जाता है जो शायद नॉर्मल स्थिति में ना करे। अब कोई जानवर अटैक किया होगा, ऐसी स्थिति में एक पत्थर उसके हाथ में लगी होगी और उससे एक पत्थर जमा के दिया होगा। इससे क्या हुआ होगा, वो जानवर का दिल खुश हो गया होगा, है ना, उस जानवर का दिल खुश हो गया होगा और भाग गया होगा। अब मानव की सोच यहां पर विकसित हो रही है ना, मानव की सोच इस समय विकसित हो रही है। अब उसने क्या सोचा कि पहले तो वो मुझे दौड़ा रहा था, है ना, काटने खाने के लिए दौड़ा रहा था। एक पत्थर लगने से वो डर के भाग गया, मेरी जीवन बच गई, अर्थात मेरे लिए जीवन शैली, है ना। यहां पर देखें तो राम जी के लिए क्या होता है, संजीवनी बूटी, है ना, राम जी मंगवाते संजीवनी बूटी लक्ष्मण के लिए। तो यहां पर ये पत्थर क्या है, संजीवनी बूटी है। ऐसे से पता चला होगा उस व्यक्ति को कि पत्थर को हम हथियार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब वो प्रारंभिक दौर में बड़े बड़े पत्थर लेके ढोए जा रहा है ना, बड़े बड़े पत्थर। अब बड़े पत्थरों से आप किसी को मारेंगे तो क्या होगा, बहुत से बहुत ज्यादा चोट लगेगी लेकिन उसमें छेद नहीं करेगा, है ना। तो प्रारंभिक दौर में देखें तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। अब औजार कैसे बनाए, 2 पत्थरों को इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया, है ना, टेक्नोलॉजी यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं। 2 पत्थरों को इन्होंने क्या किया, आपस में टकराया। टकराने से क्या हुआ, पत्थर फूट गया। कैसे फूटा भैया, तो ऐसे फूट गया पत्थर, है ना, ऐसे पत्थर फूट गया। बीच वाले भाग को हम यहां पर बोलते हैं कोर, है ना, बीच वाले भाग को बोलते हैं कोर। और यहां पर देखें तो साइड वाले जो भाग है इसको हम बोलते हैं फ्लैग, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको फलक, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक। अब डिफरेंस देखिएगा कि डिफरेंस क्या था। प्रारंभिक दौर में हम देखें, पूरा निम्न पूरा पाषाण काल में देखें तो यहां पर ये कोर टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ये बीच वाला हिस्सा है इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसका प्रयोग करें तो ये उतना धारदार नहीं होता, तेज नहीं होता, है ना। तो वैसे समय काल जब मानवों के द्वारा कोर टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, वैसे समय काल को हम निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। आगे चलकर इनके हथियारों में परिवर्तन होता है। इन्होंने देखा कि इससे मारने पर उतना घातक सिद्ध नहीं हो रहा है जितना इस छोटका से हम मार रहे हैं। छोटका से मार रहे हैं तो कट भी जा रहा है, छेद भी दे रहा है ना। तो इन्होंने सोचा कि चलो चलो ये वाला उतना मजेदार नहीं है, अब इसका हम प्रयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इस वाले का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये क्या करने लग गए,
फलक का प्रयोग करने लग गए। ये इसकी अपेक्षा तेज था, धारदार था, अर्थात इससे छोटे छोटे जानवर को भी मारने में ये सक्षम हो पाए। अर्थात वैसे समयकाल जब मानव कोर टूल के जगह पर फ्लैग का इस्तेमाल करने लग गया, ऐसे समयकाल को हमने नाम क्या दिया? मध्य पूरा पषाण काल। क्लियर है ये बातें? अब देखा कि ये छोटा है, अब धीरे धीरे माइंड विकसित हो रहा है। अब क्या किया? अब इसको रगड़ने लग गया, है ना, इस क्षेत्र को रगड़ने लग गया और रगड़ के इसको धारदार बना दिया, अर्थात और तेज इसको बना दिया। अर्थात अब फलक क्या हो गया, है ना, फ्लैग को अब यहां पर हमने नाम क्या दे दिया? ब्लेड नाम दे दिया, है ना, ब्लेड नाम दे दिया। अर्थात ऐसे समय काल में जब मानव फलक को रगड़ रगड़ के तेज धारदार बना दिया, वैसे समय काल को हमने क्या कहा? ब्लेड। तो जहां पर ब्लेड नुमा संरचना हथियार यहां पर प्रयोग किया जा रहा है मानवों के द्वारा, वैसे समय काल को उच्च पूरा पषाण काल कहते हैं। तो अब तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। निम्न पूरा पषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, है ना, कोर टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। मध्य पूरा पषाण काल में साइड वाला जो फ्लैग है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और उच्च पूरा पषाण काल में फ्लैग को अब चिकना कर दिया गया, धारदार नुकीला बना दिया गया। ये क्या हो गया? हमारा उच्च पूरा पषाण काल। तीनों में डिफरेंस क्लियर है? मजा आ रहा है? चलिए अब देखते हैं यहां पर कि पूरा पषाण काल। पूरा पषाण काल समझ में आ गया, प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक के काल को, और इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। यहां पर देखें मानव, तो मानव जो था अभी क्या है? अभी हमें भोजन की टेंशन नहीं होती, क्योंकि भोजन हमारे इकट्ठे रहते हैं, है ना। हम एक ही बार क्या करते हैं? भोजन को लाकर घर में रख देते हैं ताकि टेंशन ना हो। अगर हमारे पास भोजन ना हो तो इसमें क्या होगा? प्रतिदिन हमें भोजन लाना पड़े। जैसे दिहाड़ी मजदूर को आज कंपेयर कर सकते हैं, है ना, इतने नहीं लेकिन फिर भी वो क्या करता है? दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन जॉब करता है, कमाता है, 500-1000 रुपये कमाएगा, फिर उसी से राशन खरीद के ले जाएगा और घर का जीवन यापन चलेगा। अगर उसे एक दिन काम नहीं मिलता तो उसके परिवार वाले भूखे सो जाते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर था। यहाँ के भी मानव हर रोज क्या करते थे? उठते ही सबसे पहला टेंशन हुआ करता था भोजन, है ना। भोजन कहाँ से आए? तो भोजन के लिए क्या करते थे? आखेट करते थे, अर्थात शिकार किया करते थे। और शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह किया करते थे, जैसे कंदमूल हो गया, फल फूल हो गया, इन सबको इकट्ठा करते थे और इसके माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक यहाँ पर सामाजिक जीवन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा और क्या क्या। तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या क्या? तो पत्थरों का पूर्णतः प्रयोग किया जा रहा है। समाज यहाँ पर कैसा है? आखेट एवं खाद्य संग्राहक है ना। सुबह उठते ही सबसे पहला टेंशन कि शिकार पे जाना है, भोजन कमाना है, नहीं कमाएंगे तो हम खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर सामाजिक स्थिति देखने को मिलती है। अब ये पूरा पषाण काल से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं जो बिहार में देखने को मिलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले मुंगेर। कौन कौन सा जिला है? दिमाग में करना है। यहां पर मैं जूम कर देता हूं, ठीक है। मैप इसीलिए है ना, मैप इसीलिए है। देखिएगा, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा गए तो सारे काम कर गए। यहां पर हथियार किस चीज के बन रहे? पत्थरों के, है ना। हथियार किस चीज के बन रहे? पत्थरों के। अर्थात इस चीज से संबंधित, इस काल से संबंधित साक्ष्य वैसे क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर पत्थर विद्यमान है। और पत्थरों की बात करें तो बिहार में आपको ये दक्षिण वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? हमारा पठारी क्षेत्र है, यहां से पत्थरों का प्रयोग हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ ये वेस्ट चंपारण वाला क्षेत्र है, शिवालिक का विस्तार यहां पर देखने को मिलता है, तो इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अब कोई पागल यहां जाके मैदानी क्षेत्र में पत्थर ढूंढे ताकि उससे हम क्या करें? हथियार बनाए और शिकार करें, पता चलेगा कि वही किसी का शिकार हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा क्षेत्र? तो ये साउथ वाला क्षेत्र हो गया हमारा, और यहां पर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट वाला। तो देखिए सबसे पहले क्या है? मुंगेर है ना। मुंगेर हो गया, मुंगेर में भीम बांध वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद नालंदा में भी आपको पहाड़ी देखने को मिलती है, तो नालंदा में देखने को मिलेगा। इसमें क्या है? जेठियन घाटी। एक दो बार मैं रिकॉल भी कर दूंगा, दोहरा दूंगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर वाला। इसमें देखते हुए जाइएगा कहां कहां है ना।
कहाँ कहाँ क्षेत्र है? तो सबसे पहले मुंगेर, ये पहाड़ी है यहाँ पर, खड़गपुर की पहाड़ी है ना, बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर 4-5 पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो इस क्षेत्र में अवशेष मिले हैं। मुंगेर वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भीम बांध वाला क्षेत्र हो गया। फिर नालंदा यहीं पर आपको दिखाई देगा, नालंदा में जेठियन घाटी है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। फिर गया, या ये रहा है ना, गया में जो पेमार घाटी है वहाँ से। भागलपुर में देखें तो भागलपुर यहीं से ये क्या करते थे, यहाँ से ये लेके चले जाते थे, आसपास के क्षेत्र थे। तो यहाँ से भागलपुर का जो राजपोखर वाला क्षेत्र है वहां से साक्ष्य मिला है। उसके बाद पश्चिम चंपारण में देखें तो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर आपने पढ़ा होगा, इन क्षेत्रों से भी क्या हुआ है। इसके बाद हम अविभाजित बिहार की बात करें तो हजारीबाग वाले क्षेत्र से बड़े स्तर पर मिला है। उसके बाद हम देखें सिंहभूम वाले क्षेत्र है ना, हजारीबाग के आसपास वाला ही क्षेत्र है, तो वहां पर भी बड़े स्तर में क्या मिला है। तो यहां पर हमने देखा किस चीज का, पूरा पाषाण काल से संबंधित जो औजार थे। इस समय औजार क्या क्या देखने को मिला, तो सबसे पहले फाल। फाल पता है आप सभी को क्या होता है, कुदाल आपने देखा होगा है ना। कुदाल की संरचना इस प्रकार की होती है, जो कृषक होंगे उनको पता होगा। यहाँ पर बेंट लगाने के लिए जो संरचना होती है ना, बेंट जो लगाया जाता है लकड़ी का, इसी को हम बोलते हैं फाल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाल। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, फाल देखने को मिला। ये सभी के सभी पत्थर के हैं। वर्तमान में लोहे का प्रयोग किया जाता है, बाद में चलकर ताम्र पाषाण काल में तांबे का बनाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखें प्रारंभिक दौर में किस चीज का, पत्थर का। तो औजार कौन कौन से, फाल मिला हुआ है, उसके बाद कुल्हाड़ी मिला हुआ है, खुरचनी मिला हुआ है, चाकू मिला है, खुरपी और फलक, ये सभी के सभी इन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। क्षेत्र कौन कौन से, फिर से रिकॉल करता हूं, मुंगेर, नालंदा, गया, भागलपुर, पश्चिम चंपारण। कौन कौन से, मुंगेर, नालंदा, गया, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, 5 नाम है बिहार से संबंधित, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये बातें क्लियर हैं, आगे बढ़े। क्लियर, मजा आ गया, आगे बढ़े। थोड़ा सा आप लोग उधर से कुछ एक्सप्रेशन भी दिखाते रहिए ना, तब तो मजा आएगा। तो ये बात ध्यान में आ गया। जब भी पूछ दे कि निम्न में से किन जिलों से पाषाण काल से संबंधित, कौन से पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से संबंधित क्षेत्रों, मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित औजार की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन में क्या क्या, तो आपको दे दे पश्चिम चंपारण है ना, उसके बाद यहां पर दे दे गया, उसके बाद दे दे आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, और ऑप्शन ई में दे दे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा लगाएंगे। मैदानी क्षेत्र दिमाग में आना चाहिए, पूरा भूगोल दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ से नदियाँ निकलती है। अगर ये सारी चीज़ दिमाग में रहे ना तो अर्थव्यवस्था चुटकी में याद होगा, चुटकी में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मैदानी क्षेत्र निकाल देना है, जहाँ पर संभव ही नहीं है पत्थर मिलना, उसको हम हटा देंगे, ऑप्शन ई हमारा हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पर आएंगे। साढ़े 9 बजे से कक्षा ले रहा हूं लगातार, समझ सकते हैं गले की क्या दशा हुई होगी। सुबह वाले कक्षा में कितने लोग थे, 9:30 बजे। जो अर्थव्यवस्था की कक्षा हमारी रात में हो रही थी, वो कक्षा अब सुबह 9:30 बजे हो रही है। कारण क्या रहा कि वहाँ पर मैं कुछ भी कर लूँ, जो क्लियरिटी थी वो नहीं आ रही थी, इसलिए डिजिटल बोर्ड पे करवाने के लिए मैं कक्षा का समय ही चेंज कर दिया। जो पहले मैं 10 बजे आता था, अब 8:30 बजे आ जाता हूँ ऑफिस में। 9:30 से आप सबकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाती है ना। तो आप सभी को वहाँ पर उपस्थित होना है और अर्थव्यवस्था का लाभ उठाना है। ठीक है, चलिए मजे लेके ही पढ़ना है। इतिहास कौन कहता है कि बोरिंग है, इतिहास इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास में क्या पढ़ते हैं, प्रारंभिक मानव से हम आज इतने अच्छे आयरन मार के जो कपड़े पहनते हैं, कैसे प्रारंभिक दौर में तो हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, नंगे धड़ंगे ही घूमा करते थे, रहने की जगह नहीं थी। तो वहाँ से कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इतिहास में। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है ना।
देखिए ये औजार जो है पूरा पषाण काल से संबंधित, ये पूरे निम्न पूरा पषाण काल, मध्य पूरा पषाण काल, उच्च पूरा पषाण काल और मध्य पषाण काल, ये 4 समय काल है। सबसे संबंधित औजार जो है इन क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं मध्य पषाण काल की, है ना। अब बात करते हैं हम मध्य पषाण काल की। मध्य पषाण काल का समय काल हमने कितना देखा, तो 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक के काल को हम मध्य पषाण काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहां पर क्या डिफरेंस हुआ, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ बस औजारों में। क्या डिफरेंस हो गया, जो टेक्नोलॉजी यहां पर ये प्रयोग कर रहे हैं हथियारों को बनाने के लिए, जैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकरा के देख लीजिएगा, 2-4 टुकड़े हो जाएंगे, उसमें से कुछ फलक निकल जाएंगे, कुछ कोर निकल जाएंगे। तो यहां पर भी अभी टेक्नोलॉजी वही है, स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो इनके हथियार हैं वो धीरे धीरे छोटे हो चुके हैं। यहां पर हमने देखा सबसे बड़ा, फिर फलक उससे छोटा, फिर उसको रगड़ के ब्लेड बना दिया और छोटा हो गया। यहां पर देखें तो माइक्रोलिथ्स प्रकार के हथियार यहां पर बनाने लग गए, अर्थात इतने छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर इत्तू सा होगा, जो हम नाखून काटते हैं ना वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा ही हो जाता है। तो उतने साइज का भी यहां पर हथियार आपको देखने को मिलता है। हथियारों में ज्यामितीय आकार भी देखने को मिलता है, जैसे कि रेक्टेंगुलर, है ना, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, पॉइंट, ऐसे ऐसे यहां पर हथियार देखने को मिलता है। साथ ही साथ धनुष बाण की बात करें तो इसी समय काल में धनुष बाण का इस्तेमाल हुआ था। तो यह था हमारा मध्य पषाण काल, और इससे संबंधित वही स्थान है जो आपके पूरा पषाण काल से संबंधित है। तो पूरा पषाण काल या मध्य पषाण काल से संबंधित स्थानों को पूछे तो वही होगा हमारा मुंगेर, नालंदा, गया, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, ये याद रखिएगा। ये सारी बातें, ये सारी चीजें हो गई। सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें नव पषाण काल में। नव पषाण काल क्यों, क्योंकि ये ऐसा काल है जब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां तक हमने देखा मध्य पषाण काल तक कि मानव अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, अखेट करके शिकार कर रहा है, शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह कर रहा है। यहां पर परिवर्तन हो जाता है और क्या हो जाता है, मानव अब खाद्य उत्पादक हो जाता है, पशुपालक हो जाता है ना। पशुपालन की साक्ष्य देखें तो मध्य पषाण काल के अंतिम दौर में, है ना, अर्थात नव पषाण काल से थोड़ा सा पहले से यहां पर प्रारंभ हो जाता है। तो नव पषाण काल का मतलब क्या हुआ, वैसे समय काल जहां पर मानव कृषि प्रारंभ कर देता है। पहले जो मानव आखेट और खाद्य संग्राहक का जीवन व्यतीत किया करता था, ऐसे समय काल जब मानव यहां से परिवर्तित होकर खुद भोजन उत्पादक बन जाता है और साथ ही साथ पशुपालन प्रारंभ कर देता है, ऐसे समय काल को नव पषाण काल कहते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में इसका समय काल 6000 बीसी से प्रारंभ होता है और बिहार के संदर्भ में देखें तो इसका समय काल 2000 बीसी के आसपास देखने को मिलता है, 2000 बीसी के आसपास। तो पूछ दे कि बिहार में नव पषाण काल कब से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा 2000 बीसी, ना कि 6000 बीसी। क्लियर है। अब देखिएगा नव पषाण काल से संबंधित कौन कौन से स्थान है, इसको समझ लेते हैं, फिर नव पषाण काल को मैं यहां पर समझाता हूं क्या होगा। देखिएगा सबसे पहला स्थान देखें तो यहां पर क्या करना है, उनको कृषि कार्य करना है। और कृषि कार्य कहां होगा, पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में होगा, संभव ही नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में होगा, और मैदानी क्षेत्र भी वैसे क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता हो, अर्थात नदी का जो तट है, नदी के तट हो गए, दोआब क्षेत्र हो गए, इन सभी क्षेत्रों में नव पषाण कालीन साक्ष्य देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये बातें क्लियर हैं। उसके बाद और सारी चीजें भी मैं समझाता हूं, हथियार में भी क्या क्या होगा। तो स्थान देख लीजिएगा, सबसे पहले सारण जिला है। सारण जिला में एक स्थान है चिरांद, जिसकी खुदाई 1962 ईस्वी में की गई थी, है ना। यहां पर क्या क्या मिले हैं, तो अस्थि उपकरण, हड्डियों के उपकरण यहां से प्राप्त हुए बड़े स्तर पर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पत्थरों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, अभी तक लोहा का यहां पर प्रयोग नहीं हो रहा है ना। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रारंभ हो जाता है 1000 बीसी के आसपास, है ना। यहां पर क्या है, 2000 बीसी की हम बात करें, अर्थात उससे पहले की। तो यहां पर क्या है, इनको भी तो हथियार चाहिए। जहां से पत्थर मिलता था वहां से तो पत्थरों का उन्होंने प्रयोग कर लिया, पत्थरों से हथियार बना लिया। यहां पर मैदानी क्षेत्रों में पत्थर कहां से, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, हड्डियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया।
औजार बनाने के लिए। और कैसे हड्डी? तो हिरण के जो सींग हैं, हिरण के सींगों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया बिहार वाले क्षेत्रों में। तो इस समय काल में, नवपाषाण काल में, पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के औजार भी यहां पर निर्मित किए जाने लगे, है ना। साथ ही साथ यहां पर मृदभांड भी देखने को मिले। कैसा? काले चित्रित मृदभांड भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, सारण से। तो पहला क्षेत्र हो गया सारण। सारण में जगह कौन सा है? चिरांद। अगला है हमारा क्षेत्र वैशाली, और वैशाली में देखें तो दो क्षेत्र है, चेचर और कुतुबपुर। कौन कौन से? चेचर और कुतुबपुर। यहां से नवपाषाण काल से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर पटना की बात करें तो पटना में जो मनेर है, मनेर से नवपाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर रोहतास जिले की बात करें तो रोहतास में है सेनवर, यहां से नवपाषाण कालिक स्थल प्राप्त हुए हैं। फिर गया की बात करें तो गया में सोनपुर, ताराडीह और केऊर, ये तीन क्षेत्र है जहां से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र फिर से रिकॉल कर देता हूं? सारण का चिरांद, वैशाली का चेचर और कुतुबपुर, पटना का मनेर, रोहतास का सेनवर, गया का सोनपुर, ताराडीह और केऊर, ये तीन क्षेत्र है जहां से नवपाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों से क्या क्या? तो हड्डियों के जो औजार थे वो बड़े स्तर पर प्राप्त हुए। क्लियर है ये बातें? चलिए, तो औजार, पत्थर और हड्डी के। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं पूरे भारत के संदर्भ में। नवपाषाण काल की बात करें तो अभी तक हमने यहां पर देखा माइक्रोलिथ्स प्रकार के हथियार आ गए हैं। नवपाषाण काल में भी माइक्रोलिथ्स वैसे ही प्रयोग किए जाते रहेंगे, है ना। पत्थरों की बात करें तो पत्थरों में यहां पर परिवर्तन होता है। यहां पर आग्नेय पत्थरों का अब प्रयोग किया जाने लगता है ना। तो आग्नेय पत्थर, साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, पहले स्ट्राइकिंग टेक्नोलॉजी थी, मतलब एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारते थे और उससे हथियार बनाते थे। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। इन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी? ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रयोग कर लिया, है ना। ग्राइंड करके, यानी कि घिस घिस के क्या करने लग गए? हथियारों का निर्माण करने लग गए। घिस घिस के यहाँ पर इन्होंने क्या किया? पॉलिश कर लिया, अर्थात जो हथियार थे अब चिकने हो गए, तेज हो गए, धारदार हो गए। तो यहाँ के जो टूल्स है अब पॉलिश टूल्स भी देखने को मिले। तेज धारदार हो जाएंगे तो क्या होगा? तेज धारदार अगर आपके पास कोई भी हथियार हो तो उससे आप जंगलों की कटाई कर सकते हैं। तो इस समय काल में क्या हुआ? नवपाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हो गया। इसके लिए क्या चाहिए? खेती के लिए भूमि चाहिए। तो भूमि के लिए इन्होंने जंगलों की कटाई की। कारण क्या रहा? तेज हथियार थे इनके पास, तो जंगलों की कटाई कर लिए। जंगलों की कटाई करने के साथ साथ क्या हुआ? अब यहां पर कृषि कार्य प्रारंभ हो गया। तो यहीं से समझ लीजिएगा नगरीकरण कैसे हुआ। एक बार ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे बनी। तो नवपाषाण काल में ये सभी जो डेवलपमेंट हुए, सबसे पहला क्या था? कृषि कार्य था। कृषि कार्य बड़े स्तर पर होने लगा। तो पहले जो लोगों को टेंशन हुआ करती थी सुबह उठते ही कि भैया निकलते हैं कहीं शिकार पे, अन्यथा हमें भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, भूखों हम मर जाएंगे। तो अब ये टेंशन समाप्त हो गया। इनके पास पर्याप्त खाद्यान्न था ताकि वो अगले कई महीनों तक खा सके, अर्थात उस टेंशन से फ्री हो गए, उस कार्य से फ्री हो गए। अब फ्री दिमाग शैतान का, है ना। कोई भी फ्री बैठा रहता है तो कुछ ना कुछ करता है। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के शिल्पों की खोज कर ली। कोई पॉट बनाने लग गया, कोई घड़ा बनाने लग गया, है ना, कोई मनके बनाने लग गया। तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर शिल्प कार्य भी होने लग गए। अब मान लीजिए कोई पॉट बना रहे तो पॉट तो खाएगा नहीं, खाएगा वहीं खाद्यान्न। तो जिसके पास खाद्यान्न हुआ करता था उसके पास ये अपना पॉट लेके जाता था कि भैया ये पॉट ले लो और खाद्यान्न दे दो, हमें भोजन करना है। अर्थात व्यापार वाणिज्य यहाँ पर हो गया। और ये व्यापार वाणिज्य कैसा? वस्तु विनिमय था, है ना। वस्तु विनिमय था, यानी कि एक वस्तु दीजिए उसके बदले में दूसरा वस्तु ले लीजिए, ये था वस्तु विनिमय। क्लियर है? धीरे धीरे क्या हुआ कि मान लीजिए ये क्षेत्र हो गया। एक बार एग्जाम्पल देखिएगा, जो खाली पेज था उस पर चलते हैं। ये मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है? खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है, ठीक है। यहां पर खाद्यान्न उत्पादित हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? मान लीजिए घड़े बनाए जा रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? घड़े बनाए जा रहे हैं। खाद्यान्न में यहां मान लीजिए गेहूं उत्पादित हो रहा है और यहां चावल उत्पादित हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको चावल खरीदने के लिए यहां जाना पड़ेगा अपना घड़ा लेके कि भैया ये घड़ा ले लो और हमें चावल दे दो। गेहूं खाना है तो यहां घड़ा लेके पहुंचेगा कि ये हमारा घड़ा ले लो और गेहूं दे दो। गेहूं वाले को चावल खाना है तो ये अपना गेहूं लेके पहुंचेगा चावल वाले के पास, और चावल वाले को गेहूं खाना हो तो गेहूं के पास पहुंचेगा, है ना। ऐसे क्या होगा? इसकी इच्छा के ऊपर है। घड़ा ये लेके पहुंचा, ये बोला कि भैया घड़ा ले लो और चावल दे दो, बोलेगा हमें घड़ा की आवश्यकता ही नहीं है।
चावल भी नहीं देगा। तो ऐसे क्या हो रहा था कि व्यापार वाणिज्य में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इन्होंने क्या किया कि हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, इससे अच्छा कि हम एक सेंटर बना लें जहां पर सब कोई अपना अपना वस्तु लेके आएगा, जिसको जो आवश्यक होगा वो लेके चला जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या हो गया, बाजारों का निर्माण हो गया, है ना, बाजारों का निर्माण हो गया। अब देखिएगा खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए गांवों में रहना जरूरी है, लेकिन घड़े बनाने के लिए गांवों में रहना जरूरी नहीं है, मनके बनाने के लिए गांवों में रहना जरूरी नहीं है। तो ऐसे जो लोग थे ये इसी शहर के अगल बगल में आके बसने लग गए, क्योंकि इनको गांव से मतलब नहीं था, खाद्यान्न की जरूरत थी, वो लेके यहीं पर आते थे। तो ऐसे ये इसके चारों बगल बसने लग गए। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे ये शहर के रूप में तब्दील हो गया, धीरे धीरे शहर के रूप में तब्दील हो गया। इसी को हम कहते हैं नगरीकरण। जो सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो उदय हुई उसका कारण यही था। धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादित होने लग गया, तो बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के शिल्प करने लग गए, और शिल्प से धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य हुआ, व्यापार वाणिज्य से एक बाजार का निर्माण हुआ, बाजार के चारों ओर शिल्पी लोग आकर बसने लग गए, धीरे धीरे यही शहर के रूप में तब्दील हो जाता है, और यही नाम आ जाता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है, ये बातें समझ में आ गई। ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना था, लेकिन रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पर इसको समझा दिया। क्लियर है ये बात, तो यहाँ पर समझ में आ गया नवपाषाण काल में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर नगरीकरण हो जाता है। क्लियर है ये सारी चीजें। इससे संबंधित कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे संबंधित कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यहां से अब सामाजिक व्यवस्था भी हम समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, कृषि हो रहा है। अब कृषि कार्य करने हेतु अब ऐसा तो है नहीं कि आज हमने बीज डाला, आज गेहूं का बीज डाला और कल उसमें पौधे और फसल दोनों लग गए। इसको लगने में मिनिमम, अभी हाइब्रिड वाला जो चल रहा है इसमें 3 महीने लगते हैं, पहले 6 महीने से 8 महीने लगा करते थे। तो जहां पर भी कृषि कार्य इनके द्वारा किया जाता था, कहां किया जाता था, तो अभी मैंने बताया जो नदी घाटी हुआ करती थी, मैदानी क्षेत्र जहां पर पानी की प्राप्ति हो वैसे क्षेत्रों में। तो वहां पर क्या हुआ कि यहां पर कृषि कार्य करने हेतु एक जगह पर इनको अस्थायी रूप से रुकना पड़ा। इससे क्या हुआ, अब एक जगह अस्थायी रूप से रह रहे हैं, पहले गुफाओं में रह लेते थे, अब इनको मैदानी क्षेत्र में रहना है, सेफ्टी जरूरी है, इसलिए इन्होंने क्या किया, पहले घास फूस का घर बनाना प्रारंभ करते हैं, घास फूस में रहते हैं, है ना। फिर इन्होंने देखा कि थोड़ा सा घास है तो थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, जब बारिश आ रही है तो इन्होंने धीरे धीरे उसको मोटा करना सीख लिया। अर्थात जितना मोटा, जितना लेयर हम चढ़ा दें उतनी ही मजबूत घर दिखाई देगी, है ना, उतनी ही मजबूत रहेगी। कितना आंधी पानी आ जाए कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर पुरुष और महिला जो थे, समाज का विभाजन कैसे हुआ, तो यहीं पर देखें तो इससे क्या हुआ कि महिला का मेन उद्देश्य क्या होता है, संतान उत्पत्ति करना, है ना, संतान उत्पत्ति करना है, और पुरुषों का जो कार्य था वो बाहर